गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर था न्यू किंग्स एंड किंगडम्स वो कंप्लीट हो गया था और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग्स। इसके अंदर हम देखेंगे मैंने यहाँ पे सीधे इसके आंसर मैच करके लिखे हैं, आप उसको बुक में क्वेश्चन देखना, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार है वो कौन सी एरिया से रिलेटेड थी? गुजरात और राजस्थान से गुर्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूटास वेस्टर्न डेक्कन से, वेस्टर्न डेक्कन जो मुंबई महाराष्ट्र का जो एरिया आता है ना उस साइड से। पाल डायनेस्टी है वो बंगाल से, चोलास है वो तमिलनाडु से, ठीक है। तो ये इनको मैच करके बताना है कौन से रिलेटेड थी। नेक्स्ट है वू वर द पार्टीज़, कौन सी जो पार्टी थी इन्वॉल्व इन द ट्राई पार्टी स्ट्रगल, जो 3 पार्टियों का जो स्ट्रगल था उसमें कौन कौन सी जो पार्टी है वो इन्वॉल्व थी। तो इसके अंदर फर्स्ट है गुर्जर प्रतिहार, सेकंड है राष्ट्रकूटास और थर्ड है पाल डायनेस्टी। इन तीनों डायनेस्टी के अंदर कन्नौज जो यूपी के अंदर कन्नौज है उस जगह को लेकर काफ़ी लंबे टाइम तक संघर्ष होता था, लड़ाई होती थी, ठीक है। थोड़े दिन रुक जाते फिर लड़ाई होती, कभी ये हमला कर देता कभी ये हमला कर देता, तो ऐसे करके लंबे टाइम तक तीनों के अंदर स्ट्रगल रहा था, उसको ट्राई पार्टी स्ट्रगल बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए कमिटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर्स। तो चोल एम्पायर्स के अंदर जो कमेटी जो सभा बनती थी, सभा के अंदर बहुत सारी कमेटियाँ बनती थी, उन कमेटी के जो मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन क्या क्या थी, ठीक है। तो ये हमने कल चैप्टर के अंदर देखा था। दे शुड हैव देयर होम्स, उनके खुद के घर होने चाहिए। शुड बी ऑनर ऑफ लैंड फॉर्म्स विच लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड, उस ज़मीन के मालिक होने चाहिए जिससे वो टैक्स देते हैं, ठीक है। मतलब उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए ना जहाँ पे फसल उगाते हो वो। एज होनी चाहिए उनकी 35 से लेके 70 ईयर के बीच में। और दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, जो वेद होते हैं ना 4 वेद, उनका उनको नॉलेज होना चाहिए। दे शुड वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, में उनको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एंड मैटर और हॉनेस्ट, और वो ईमानदार भी होने चाहिए। तो ये उनकी मेन बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज़ वर द, 2 मेजर सिटीज़ बतानी है जहाँ पे चौहान जो डायनेस्टी है उनका कंट्रोल था। चाहमान लिखा हुआ ना, तो उस टाइम उनको चाहमान बोलते थे, प्रेजेंट टाइम में उनको चौहान वंश बोलते हैं। तो दिल्ली एंड अजमेर, इनके जो चौहान है वो फेमस थे, ठीक है। अजमेर के चौहान है पृथ्वीराज चौहान, जो हमने पढ़ते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल, राष्ट्रकूट जो है वो कैसे पावरफुल बने। राष्ट्रकूटास वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका, तो राष्ट्रकूट कौन थे? चालुक्य जो डायनेस्टी है जो कर्नाटका के अंदर थी उसके सबॉर्डिनेट थे, मतलब असिस्टेंट थे। देखा था ना कि जब एक राजा होता था वो जीत जाता तो अपना जो कुछ पार्ट होता है वो कुछ व्यक्तियों को दे देता है, वो उनके असिस्टेंट होते हैं, वो उनको संभालता है। तो वो ऐसे ही चालुक्य जो है उनके असिस्टेंट थे राष्ट्रकूटास। इन द मिड 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के बीच में, मिड के टाइम में दंती दुर्ग, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, वो वाज ए राष्ट्रकूटास चीफ, जो राष्ट्रकूट का चीफ था। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट का चीफ कौन था, ठीक है। तो 1 लाइनर के अंदर आता है दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग जी ने ओवरथ्रो चालुक्यास, जो चालुक्य जो लॉर्ड था उसको मतलब हरा दिया, ठीक है। ओवरलोडेड, ठीक, उनको हटा दिया। ही परफॉर्म ए रिचुअल कॉल्ड, एक यज्ञ किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास टू बिकम्स ए क्षत्रिय किंग्स। दंती दुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट के चीफ थे और वो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है। उस टाइम क्या होता था, क्षत्रिय जो होते वही राजा बनते थे। तो दंती दुर्ग ने क्या किया, चालुक्य जो इनके हेड थे उनको हरा दिया और उसके बाद में एक यज्ञ करवाया ब्राह्मणों से पूजा पाठ और यज्ञ करवाया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। और इस यज्ञ हिरण्यगर्भ जो यज्ञ है ना उसको करने के बाद में कोई भी जो व्यक्ति होता ना वो अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर सकता था। तो ऐसा ही दंती दुर्ग ने किया। नेक्स्ट है व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस, मतलब जो नए डायनेस्टीज थे उन्होंने उनकी जो है वो उनको लोग माने, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया था, अपनी पावर है इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या किया था। टू गेन एक्सेप्टेंस द न्यू डायनेस्टीज टुक ऑन न्यू टाइटल्स, उन्होंने नए नए टाइटल्स लिए थे, जैसे महाराजा धीराज, महामंडलेश्वर,
द किंग ऑफ किंग, ऐसे करके जो उन्होंने ली थी नए नए टाइटल्स। परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, और उन्होंने धार्मिक यज्ञ भी करवाए थे, जैसे कि हमने अभी देखा था ना हिरण्यगर्भ। तो इस तरह की रिचुअल धार्मिक अनुष्ठान करवाए थे। विच वुड मेक देम पार्ट ऑफ क्षत्रिय, जिसकी वजह से वो क्षत्रिय बन गए। अगर कोई राजा क्षत्रिय नहीं था ना तो वो भी क्षत्रिय कहलाने लग गए। एंड इंगेज्ड, और अपने आप को इंगेज रखते थे इन वारफेयर, ठीक है, लड़ाई झगड़ों में, युद्ध के अंदर, टू अरेस्ट देयर पावर, अपनी जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए। एंड किंगडम्स ऑफ देमसेल्व्स, और अपने लिए जो साम्राज्य है, मतलब राज्य जो होते ना, ज़मीन एरिया, उसको बढ़ाने के लिए, जिससे उनका किंगडम है वो लार्ज एरिया के अंदर फैल जाए। तो इसके लिए वो टाइम टाइम पे वारफेयर भी करते रहते थे। तो इस तरह से जो उनकी पावर है वो बढ़ गई। इसी तरह इसी के अंदर हमने देखा था जो चोल डायनेस्टी थी, उसने किस तरह से अपने आसपास ये जो पल्लव थे उनको हराया, फिर आसपास के एरिया के अंदर कब्जा कर लिया और अपने एरिया को लार्ज स्केल पे डेवलप कर दिया। नेक्स्ट है व्हाट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएट विद चोला टेम्पल्स, जो चोल टाइम के जो टेम्पल्स थे ना उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती थी। चोलास टेम्पल्स वर नॉट ओनली ए प्लेस टू वर्शिप, जो चोल टाइम के जो चोल डायनेस्टी के जो टेम्पल थे वहाँ केवल वर्शिप पूजा ही नहीं की जाती थी, बट ऑल्सो द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। और ये हब था, ठीक है, किसका, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का। दस अपार्ट फ्रॉम द प्राइज्ड, यहाँ प्राइज्ड रहते थे जो पुजारी जो थे ना, वी फाइंड ए नंबर ऑफ पीपुल्स हु वर एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटी। पुजारी के साथ साथ में यहाँ बहुत सारे भी लोग रहते थे जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते थे। हमने देखा था ना मंदिर होता है, जैसे उसमें देखा था मंदिर होता है और उसके आसपास जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो माला बनाने वाले थे, प्राइस था, क्राफ्ट पर्सन थे, तो काफ़ी सारे लोग रहते थे और मंदिर से उनको जो है काम करने वालों को पैसे मिलते थे। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क वर डेवलप इन द तमिल रीजन। तो उस टाइम जो इरिगेशन का जो वर्क था वो किस तरह से डेवलप हुआ था तमिल रीजन के अंदर। तो उस टाइम वाटर जो होता फ्रॉम द कैनल्स, जो चैनल्स बने होते हैं ना, कैनल्स मतलब नहरें, ठीक है, जो नहरें होती है ना पानी की, उनसे जाता था ऑफ द रिवर फॉर एग्रीकल्चर। तो नहरों से जो है ना पानी, नदी का जो पानी वो नहरों से छोड़ते थे ना, तो आसपास का जो एरिया था एग्रीकल्चर का वो मॉइस्चर रहता था, मतलब उस एरिया के अंदर नमी रहती थी, पानी रहता था। डग वेल्स, कुएं खोदे जाते थे। ह्यूग्स टैंक्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, जो बारिश का पानी था उसको भी स्टोर करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े टैंक बना रखे थे। एम्बैंकमेंट वर बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग, बाढ़ जो होता है फ्लड को रोकने के लिए उन्होंने इस तरह के बना रखे थे, ब्रैकेट टाइप में होते हैं ना, जिसको हम एनीकट वगैरह बोलते हैं। उसके बाद में कैनल्स कैरी, जो कैनल्स जो नहरें थी ना वो कैरी करती थी वाटर को फील्ड तक। अगर कोई एरिया होता था वहाँ पानी कम पहुँचता या फिर बारिश नहीं होती तो उस मौसम के अंदर क्या करते, ये जो रिवर कावेरी है उसका वाटर है वो कैनल से फील्ड तक पहुँचाते थे। तो जिससे उस टाइम की जो एग्रीकल्चर की जो था ना वो काफ़ी डेवलपमेंट था। और एग्रीकल्चर के अंदर मेनली वहाँ राइस उगता था, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए, इनको आपको होमवर्क के अंदर अच्छे से करना है।